नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर सेकंड बुक का भारतीय राजनीति में नए बदलाव। और इस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ें तो यूपीए और एनडीए की गवर्नमेंट से जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करें, और जो सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आंसर दे रखें उनको भी ज़रूर पढ़ें और उसके आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी होंगी। ओके, तभी फ़ायदा है सारे चैप्टर बाय सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ने का। ओके ठीक है, यानी कि आपके जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपने कहीं से भी पढ़ा हो लेकिन आपके चैप्टर जो हैं कंप्लीट होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसमें लिखा है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। देखो पूरे चैप्टर की प्रकृति, जो भी इनके अंदर मेन जो पॉइंट है वो भी बोल रखा है एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार। और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ने चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो है सत्ता प्राप्त करना, और कोई एजेंडा नहीं था। आप जब चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, कहीं से भी आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये चीज़ तो समझ आई होगी कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं सबका एजेंडा क्या था। सबका एजेंडा सिर्फ एक ही था, वो है सत्ता प्राप्त करनी है और कुछ नहीं, जो कि गलत बात है। गवर्नमेंट्स का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि भाई सत्ता प्राप्त करना ठीक है चुनाव में, लेकिन जो सत्ता प्राप्त यानी कि चुनाव लड़ने से पहले जो आपने जनता को वादे किए होते हैं उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल होता भी नहीं, हो भी नहीं रहा है ये। ओके चलिए, आज के टाइम में हमारे देश में, हमारे भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है टोटल जो है वो है हमारी 2698 की टोटल पार्टीज़ है, जिसमें से 52 जो है राज्य स्तर की है और 8 जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर की है। और जो बाकी बच जाती हैं वो लगभग हमारी बच गई हैं 338, सॉरी, अरे क्या कह रहा हूँ, 2638। ठीक है, 2638 ये गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो पंजीकृत जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है इन वालों का। ओके, हमारे देश में जो हाईलाइट होती हैं वो ये वाली और ये वाली दिखती हैं, इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता, जिनको हम अन्य पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके, बस कुछ ऐसी बेसिक बातें थी। चलिए अब अपना हम चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर दे रखा है सेकंड बुक के सपोर्ट मटेरियल में। चलिए, 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है कि गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ था, कौन से सन में शुरू हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1989 में। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में और क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ कर दी, बहुत ज़्यादा संवृद्धि हुई थी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से गठबंधन का दौर शुरू हुआ तो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां भी आने लगी थी बहुत सारी। ठीक है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा को बदलने का काम किया। 1990 के बाद प्रमुख बदलाव, पहला है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। आज के टाइम में आप देख भी सकते हो कि कांग्रेस को जल्दी से चुनाव में जीत मिल नहीं पा रही आजकल। जो पहले दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस का वर्चस्व जो आज कल कहीं देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका, और राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंडल मुद्दा। जब आप क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी ये आएगा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़ना। नई आर्थिक नीति, ठीक है, जिसे हम नीति आयोग के द्वारा भी पढ़ते हैं। अयोध्या विवाद, जो कि इस लास्ट ईयर ही रिजॉल्व हुआ है। गठबंधन की राजनीति का उदय और शाह बानो का प्रकरण, शाह बानो केस। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये अयोध्या वाला और शाह बानो नीति आयोग, यानी सारे टॉपिक ये जितने भी यहाँ पर लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो आपको सारे पढ़ने हैं। चलो, गठबंधन का युग, आप सभी को पता है 1989 के बाद का टाइम पीरियड गठबंधन का युग कहा जाता है। गठबंधन का युग कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। ठीक है, इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। समझ रहे हो कि जब उस टाइम चुनाव हुआ था तो ये गवर्नमेंट मिली हुई थी। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही, एनडीए। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2009 व 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आज समझ आ रहा है कि 30 साल बाद क्यों मौका मिला। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में सफल रहा, यानी 21 राज्यों से बीजेपी गवर्नमेंट क्या थी 2014 के चुनाव में जीती थी। ओके, तो काफ़ी बड़ा वर्चस्व था इनका। गठबंधन सरकारों के उदय के कारण, ठीक है, क्यों गठबंधन की सरकारों का उदय हुआ? पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना, क्योंकि देखो भाई कांग्रेस ही वर्चस्व में थी और उसका विरोधी कोई ज़्यादा पावरफुल था नहीं, तो वही आई जा रही थी बार बार, किसी और को मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि विपक्ष कमज़ोर था। ठीक है, क्योंकि वोट ही नहीं मिल पाते थे कि वो सरकार बना सकें, तो लोग सारे के सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, जिसके कारण वो जीत गए। अब अगला जो लिखा है यहाँ पे, क्षेत्रीय राजनीति व दलों का प्रादुर्भाव का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आरंभ व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय, यानी कि जाति के आधारित भी क्या हुए, राजनीतियों का और राजनीति पार्टी का क्या हुआ, बहुत उदय हुआ। एग्जाम्पल क्या, बीएसपी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारी सरकारें हैं जो जाति और धर्म के नाम पे स्थापित हैं। ओके, आप गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पूरी हर जगह मिलेगी ये सब। जैसे मंडल मुद्दा है, ओके, ये जो कि हम कह ही रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंडल मुद्दा। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ये सारे के सारे एमसीक्यू में आते हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखें। इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की मांग। भूमि सुधार को पूर्णतः से लागू करना। ठीक है, 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन होने लग गए थे। चलो, क्रियान्वयन का परिणाम, यानी कि लागू क्या हुआ, इसके बाद परिणाम क्या हुए कि आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। उत्तर भारत में इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि ये सब शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या या सुसाइड जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम सुसाइड का प्रयास किया गया। विरोधियों का तर्क था कि
जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। ठीक है। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीवी सिंह द्वारा ये सिफारिशें क्या कर दी गई, लागू कर दी गई थी। यानी कि आरक्षण जो था ओबीसी के लिए वो लागू हो गया था। जैसे एससी एसटी के लिए लागू है, उसी तरह ओबीसी के लिए भी ये चीज़ लागू कर दी गई थी। तो ये उस सबके परिणाम बताए गए थे, लेकिन ये लागू हुआ है। अब आता है नई आर्थिक नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में श्री वीपी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, यानी कि एलपीजी से हम बोलते हैं, लागू की, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। ओके, यानी कि ज़्यादा जो जोर था बाजार की तरफ था कि विदेशों को भी हम मौका देंगे। ओपन मार्केट वाला रोल था पूरा। अब आता है अयोध्या विवाद। इनके बारे में ज़रूर आप गूगल पे पूरा चिट्ठा पढ़ सकते हो, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पढ़ें। ओके, और बुक में भी दे रखा है अच्छे से। 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा, ठीक है, 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनाई मस्जिद के बारे में कहा गया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जो औरंगजेब का जो नाम आता है। यह मामला अदालत में गया और 1940 के दशक में टाला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई, जो कि गलत बात है। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इससे कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई में दंगे हुई और विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। ओके, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत है। इसमें ये होता है कि आप भीड़ का सहारा लेके जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद आपने कुछ काम तो किया ही नहीं, तो गलत हो जाता है। जीतना ज़रूरी है, लेकिन सही उद्देश्य के साथ जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो। राष्ट्र यानी कि हमारे भारत जो इतना कॉम्प्लिकेटेड देश है, जहाँ पे हर समूह के लोग रहते हैं, सबको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए चलो कोई नहीं। गोधरा कांड, जो भी होना था सो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बढ़िया फैसला किया, सब खुश हैं, सब बढ़िया, सब मज़ा में। आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये गोधरा कांड है, शाहबानो है, बहुत है। 3 तलाक वाला मुद्दा है, बहुत अच्छे अच्छे केस हैं जो हाईलाइट हो रखे हैं। इनको पढ़ो, क्योंकि बुक के ही तो पार्ट हैं। ग्रेजुएशन में जाओगे ये सब तो आएगा। गोधरा कांड 26 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की बोगी में आग लग गई। यह संदेह करके करा गया कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई। यह 1 महीने चला और 1100 व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए। वैसे बहुत ज़्यादा हुआ था और 1100 से ज़्यादा ही व्यक्ति मारे गए थे। और ये देखो किस में हुआ है, संदेह में हुआ है। सारी जो लड़ाई हुई संदेह में, कोई प्रूफ नहीं था, संदेह में, तो ये गलत है भाई। चलो कोई नहीं। शाहबानो प्रकरण यानी शाहबानो केस। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता, यानी कि जो आफ्टर डिवोर्स होने के बाद पैसा मिलता रहता है बाय हस्बैंड, वो मांग करी गई थी। हस्बैंड ने देने से मना कर दिया था गुजारा भत्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे दिया था। यानी शाहबानो जो केस था वो जीत गए थे, जिसमें बीजेपी का बहुत रोल था, बहुत समर्थन था। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। सहमति के मुद्दे ये अलग हैं कि विभिन्न दलों ने बढ़ती सहमति के मुद्दे, नई आर्थिक नीति पर सहमति, पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावों की स्वीकृति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी
और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया। ठीक है, विचारधारा से ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई काम, रिजल्ट, किसने काम किया है, किसने निष्पादन किया है, किसने अचीवमेंट प्राप्त करी है। ठीक है, कार्य सिद्धि का मतलब होता है कार्य संपादन, अचीवमेंट्स। ओके, तो आज की क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है वो सपोर्ट मटेरियल से लास्ट चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो प्लीज़ आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर करें, जिसमें से ये वाला जो मैप है मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है डायग्राम जो है ये, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं, आपने जो मेहनत करी पूरे साल उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिले। ठीक है, बस किसी भी रूमर्स में ना रहें, किसी अफवाह में मत रहें। जो भी होगा होता रहेगा, जैसा भी होगा जब न्यूज़ आएगी हो जाएगा जो होना होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहें। ठीक है, एग्ज़ाम आज नहीं है, दोबारा होंगे। 12 साल आपने स्कूल में बिताए हैं, कम से कम ये साल तो ऐसा हो जहाँ आपने पढ़ाई करी हो। ठीक है, भले स्कूल खुले ना खुले, जैसे भी हालात रहें, लेकिन आपने खुद से भी तो सेल्फ स्टडी करी हो। ये भी तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप सब। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहें, खुद से पढ़ने की आदत ज़्यादा डाला करें। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होगे। ठीक है ना, जब खुद को आदत लग जाती है ना पढ़ने की, हमें खुद कुछ करना है, तो आप आने वाले समय में क्या करोगे, अपना भविष्य ज़रूर बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो और अपना दिमाग का यूज़ करना जानते हो, इसलिए ज़िंदगी में आप सफल हो गए। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कूल में ही नहीं हो रही, खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आगे बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि अभी से आप अपने अंदर हाथ डालें और खुद से कुछ ना कुछ करते रहें, पढ़ाई ज़रूर करें। ठीक है, जो भी किसी भी रूमर्स पे के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी स्टडी करें। बस आपके स्कूल का आखिरी साल है, अच्छे से करें फुल। आपको खुद से भी फील होना चाहिए कि हाँ भाई खुद से किया है, जो किया है, मज़ा आ गया पेपर दे के। ठीक है, ओके, बस इतनी ही है। नहीं कर रहे आपको परेशान, नहीं आपको बोर कर रहे, बस ख़त्म।